जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट क्या है। प्रैक्टिस सेट इसका आपका जीएस का रहेगा। तो ये आपके आरपीएफ जीएस के प्रैक्टिस सेट, आरपीएफ जीएस का प्रैक्टिस है। इसमें आपके जीएस का 50 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए फटाफट, कुछ लोगों को जोड़ी क्लास है। 50 क्वेश्चन इसमें देखेंगे हम जीएस के। और इससे पहले जितने क्लासेस हो चुका है सभी क्लासों का आपका लिंक मिल जाएंगे, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग शेयर कर दीजिए। देखिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन क्या, आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि देखिए आपको आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे का, आपके रेलवे का आरपीएफ कांस्टेबल और आपके एसएससी जीडी सभी का आपका प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे और टॉपिक वाइज क्लास भी मिलते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 71 नंबर। आप लोग आंसर कमेंट करते चलिएगा सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, पूरा स्पीड भी मेंटेन करिएगा। ठीक है, आपको मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है, बिकॉज प्रैक्टिस सेट है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से संबंधित। डीपीएसपी से संबंधित क्या है? चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 क्या होगा? भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 3 में या फिर भाग 2 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर क्या होगा? चलिए कमेंट करिए। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी आपके भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। अगर आपसे अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद आपके 36 से 51 के अंतर्गत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, इसमें और एक क्वेश्चन बनता है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ये किस देश से लिया गया? तो आप ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया। किससे? आयरलैंड देश से लिया गया। ठीक है, तत्व जो आपके भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 72। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्थिक क्षेत्र को ये गलत इग्नू देकर रखा है? ठीक है, आर्थिक क्षेत्र का ये गलत इग्नू देकर रखा है, वही आपका आंसर होगा। आप देखिए नेगेटिव वाला पूछिए, ध्यान रखिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को समझते हुए अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज आपके नेगेटिव मार्किंग है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ आपके नेगेटिव वाला चुनना है। देखिए मत्स्य मत्स्य जो है मत्स्य पालन या आपके एग्रीकल्चर इनकी कृषि से संबंधित जो जितने आपके प्रोडक्ट होंगे वो के प्राथमिक क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, ये आपके बिल्कुल सही है। कृषि से संबंधित, मत्स्य पालन संबंधित आपका ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। अच्छा, परिवहन द्वितीयक देखे रखा, नहीं परिवहन द्वितीयक नहीं, द्वितीयक में आपके औद्योगिक क्षेत्र आता है, औद्योगिक क्षेत्र आएगा। औद्योगिक क्षेत्र जो आपके ये सेकंड में आता है, द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा, बैंकिंग की बात करती है तृतीयक। तृतीयक में देखिए आप थर्ड में जितने आपके सेवा होगा ना, सेवा से संबंधित जो है वो आपके तृतीयक होती है, यानी आपका बैंकिंग तृतीयक, ये भी सही है। और सॉफ्टवेयर कंपनी तृतीयक। देखिए सॉफ्टवेयर कंपनी औद्योगिक वाला आपके इसमें आपके द्वितीयक में आती है, बट आपको सॉफ्टवेयर कंपनी जिसको भी सेवा के अंतर्गत रखा जाता है तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र, ये भी सही है। ये परिवहन ये भी आपके सेवा के अंतर्गत, ये आपके तीसरा होना चाहिए। ठीक है, कौन सा क्षेत्र है? परिवहन। जो आपके परिवहन जो द्वितीय क्षेत्र ना होगा, यहाँ पर तृतीय क्षेत्र होगा। तो ये आपका गलत दिख रखा है, आपको गलत वाला ऑप्शन नहीं चुनना था, यानी कि ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो गया। आपका आंसर हो जाएगा परिवहन, जो आपके इसमें होना चाहिए आपके तृतीय क्षेत्र में होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर अगेन 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाती है? देखिए स्नातकोत्तर की डिग्री जिसके पास है, ठीक है, चाहे पीजी की बात करें चाहे आपकी ग्रेजुएशन की बात करें, दोनों डिग्री वाले जो युवा है उन्हें रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, वो रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते, तो उसे किस प्रकार का बेरोजगारी कहेंगे? मौसमी बेरोजगार? बिल्कुल नहीं। ठीक है, या प्रच्छन्न बेरोजगार इनके डिस्गाइज बेरोजगार? बिल्कुल नहीं। शैक्षिक बेरोजगार? जी हाँ, शैक्षिक बेरोजगार इनके भाई एजुकेटेड हो क्या बेरोजगार हो, तो ये किसके अंतर्गत आएगा भाई? आपने स्नातक किया या पीजी किया, उसके बाद आपको नौकरी नहीं मिल रही तो आपको क्या कहा जाएगा? शैक्षिक बेरोजगार। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 74। 74 आपसे क्या पूछा है? देखिए भारत में रेपो दर कौन निर्धारित करता है? रेपो दर, रेपो दर क्या होता है? जैसे वाणिज्यिक बैंकों में जब धन की कमी होता है, ये किससे? रिजर्व बैंक के आपका केंद्रीय बैंक से क्या लेती है? लोन लेते हैं, और इस पे जो रेट लगता है, इनकी इंटरेस्ट लगता है, उसे रेपो रेट कहा जाता है। तो इसमें भारत में रेपो रेट कौन निर्धारित करता है भैया? रिजर्व बैंक ही करेगा ना, आरबीआई करेगा, केंद्रीय बैंक। आपका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है जी। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है रेपो दर जो है आरबीआई लगाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 75। 75 क्या? किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने की अनुमति होती है? जी हाँ, किरण पब्लिकेशन से आइए प्रैक्टिस सेट आपका, किरण पब्लिकेशन से आपके आपके घटना चक्र से भी मिल जाएंगे।
और इसके बाद अंकित भाटी सर जी के प्रयोग से भी आपके प्रैक्टिस क्लासेस रखेंगे। आप चैनल पे जुड़े रहिएगा। देखिए इसमें आपसे पूछा है किस प्रकार की सरकार में लोगों को अपने स्वयं के शासकों को चुनने का अनुमति है। चुनने का अनुमति भाई हम खुद चूज करते हैं अपना शासक कौन होगा, यानी आपका लीडर कौन होगा, इसको हम क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक होगा। जैसे अपने यहाँ लोकतांत्रिक, ठीक है, डेमोक्रेसी आपका ऑप्शन जो है सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक। ठीक है, क्लियर है, डेमोक्रेसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 76। भारतीय संविधान के अनुसार किस परिस्थिति के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नागरिकों से छीन ली जाती है, मतलब कौन से परिस्थिति में जो है नागरिकों से उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है छीन ली जाती है, किस कंडीशन। अगर किसी व्यक्ति को कारावास में डाल दे, क्या उसकी अभिव्यक्ति छीन ली जाती है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, अगर निषेधाधिकार यानी कि वीटो लग गया उस पर, उसके क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी? ये भी नहीं होगा। तख्ता पलट हो गया तब भी अभिव्यक्ति आपसे छीनते हैं। सेंसरशिप, बिल्कुल सेंसरशिप होता है तो आपका अभिव्यक्ति छीन सकती है। ठीक है, ये कई बार आप नेता लोगों के साथ एक घटना होती है, देखो तो उल्टा सीधा बयान देती है। ठीक है, उल्टा सीधा बयान देने पर फिर सुप्रीम कोर्ट उसमें अलग अलग फैसला सुनाती है। ठीक है, तो सेंसरशिप ये आपके सही आंसर होगा, सेंसरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 आपसे क्या पूछा है, इनमें से कौन जो है संसद का हिस्सा है? किसका हिस्सा है भैया? संसद का हिस्सा है, पार्लियामेंट का, लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है। ना ही राज्यसभा के ना ही लोकसभा के, दोनों ही सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। तो कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं, भारत के प्रधानमंत्री राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य होते हैं। भारत के वित्त मंत्री ये भी सदस्य होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष भाई सदस्य हो तो उन्हीं में से चुनते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को भी नहीं होगा। आपका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। देखिए भारत के राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग तो होता है, बट जो है ये दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होता है। और ये भी आप लोगों को पता होगा, देखिए दोनों सदनों का प्रमुख होते हुए भी ये किसी भी सदन में बैठने या चर्चा करने में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, नहीं लेते भारत के राष्ट्रपति। लेकिन अगर विधेयक पारित करना है तो उसमें राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 78 नंबर आपसे क्या पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? ठीक है, संविधान को संशोधन करने की शक्ति देता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 352, 356, 360 या 368? 352 जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। और 356 आपके राष्ट्रपति शासन संबंधित है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और 360 की बात करते हैं, 360 आपके वित्तीय आपातकाल, किसकी बात करते हैं? वित्तीय आपातकाल, ध्यान रखिएगा वित्तीय आपातकाल 360। अब हमसे पूछा है संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसको मिलती है? संसद को मिलती है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? 368 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके इसमें चार, ठीक है, आपके इसमें चार क्वेश्चन क्लियर होता है। एक आपके 352 वाला, 352 आपकी किसका? राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 आपका राष्ट्रपति शासन, और 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बनता है। और संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार 368 के अंतर्गत है। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 79। ठीक है, 79। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकली है, घुमा देते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत इजी है। आप देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है सेल्यूकस निकेटर ने कौन से राजदूत को भेजा था? ह्वेनसांग, फाहिन, या फिर मेगास्थनीस, या फिर अलवरुणी? बताइए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलता है, इससे संबंधित क्वेश्चन। देखिए चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने मेगास्थनीस को भेजा था। किसको भेजा था? मेगास्थनीस को भेजा था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी है जो काफी आता है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? ठीक है, तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीस। कौन सा पुस्तक लिखा भैया? इंडिका नामक पुस्तक। ठीक है, इंडिका नामक पुस्तक। इस पुस्तक में क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में जो लिखा है इंडिका नामक पुस्तक में, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के बारे में लिखा है मेगास्थनीस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? किस सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई? ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया और कब किया? केन स्टोन, एलन वर्कर, वेन कार्लिन, या फिर ईओ? ये भी इजी क्वेश्चन आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। किसने किया भैया? ईओ ओम ने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब आपसे पूछे कब किया, तो आप ध्यान रखिएगा 1883
में 1885 ईस्वी में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 81। देखिए उससे संबंधित क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भाई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करती है आपके 1885 में किसने किया था? ये हुम ने किया था। और उस समय जो भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड लिटन। ठीक है, उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे? तो अब ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे उस समय। ठीक है, स्थापना कब हुआ? 1885 में। तो लॉर्ड डफरिन जो है 84 से लेकर 1884 से लेकर 1888 तक थे भारत में वायसराय के रूप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? किस वर्ष में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे? ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से कहा आए थे? हमारे देश में लौट आए थे। और 1910 में, 1915 में, 19 में या 1921 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 82 का आंसर क्या? महात्मा गांधी जो है अपने कब लौटे? जनवरी 9 जनवरी 1915 में। 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए। और इसी दिन को ना महात्मा गांधी के वापसी को स्मरण करते हुए 9 जनवरी को ये क्वेश्चन भी आते हैं, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। क्वेश्चन बनता है कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है भैया? तो 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, महात्मा गांधी जी के वापसी के स्मरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 83। धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी? धम्मगुरु, धम्मयोगी, धम्माचार्य या फिर धम्म महामत? बताइए क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर क्या होगा? चलो भाई, अशोक जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ना, बौद्ध धर्म के प्रचार के, धम्म की शिक्षा के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति की थी। उनको क्या नाम दिया था? धम्म महामत। क्या नाम दिया था? धम्म महामत दिया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 83 का ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4, धम्म महामत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 84। 84 क्या आपसे पूछा है? जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? कौन से? जैन धर्म और बौद्ध धर्म के समय। 6, 4, 8 या फिर 2? ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है आपका। देखिए सारे क्वेश्चन मैक्सिमम को इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन घटना चक्र से पढ़ो, किरण से पढ़ो, या फिर रोजगार में अंकित वाला बुक पढ़ो। कई सारे क्वेश्चन जो है काफी रिपीटेड होता है, इसलिए प्रैक्टिस सेट का या प्रीवियस सेट का क्वेश्चन जरूर देखना चाहिए आपको। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाते हैं। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों जो भारत के लोकप्रिय धर्मों में आते हैं। और उस समय जो आश्रमों की संख्या कितने थे? 4 थे। अब आश्रम क्या होता है भैया? आश्रम कितने हैं ये नाम ध्यान रखिएगा। पहला तो आपके ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी। दूसरा, दूसरा क्या है? दूसरा गृहस्थ। ठीक है, तीसरा, तीसरा क्या? वानप्रस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ। और चौथा जो है सन्यास। ठीक है, ये 4 आश्रम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 85। क्या भारत की भूमि जो है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से जो है कितने अक्षांशों के बीच फैली हुई है? ठीक है, आपसे ये दूसरा पूछा। आप देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इजी, आपने बहुत स्टडी किया होगा। भारत की अक्षांशीय दूरी देखो 84, हम कहते हैं ना मोबाइल नंबर की तरह, ध्यान रखोगे 84 376। ठीक है, यानी कि आपके 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये आपके दोनों में एन लगता है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ में, उत्तर वाला। आपके ये देखो उत्तर के लिए पूछा है, आपके नॉर्थ। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अच्छा, इसी के अगर आपसे पूर्व से पूछे तो आपका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिए, पूर्व से पूछेंगे तब आपके आंसर देंगे। क्या होगा? 68 7 से लेकर आपके 97 25, ध्यान रखिएगा। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट में है आपका ये कौन सा? पूर्व से, ईस्ट से हो जाएगा। ठीक है, ई लिखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 86 नंबर। 86 नंबर आपसे क्या पूछा है? उत्तर पश्चिम में भारत किन 2 देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? कौन से दिशा में? उत्तर पश्चिम में। पाकिस्तान व अफगानिस्तान, चीन व नेपाल, म्यांमार व बांग्लादेश, श्रीलंका व मालदीव। देखिए इंडिया के मैप का अगर थोड़ी बहुत आपको ध्यान हो, देखिए अगर 4 दिशा यहाँ इंडिया के मैप का जो आप देखते हो ना, तो इधर जो है हमारा, इधर जो है ये हमारा क्या होता है? ये इस साइड में पूरब, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण। तो यहाँ पर आपके क्या है? उत्तर और पश्चिम के बीच पूछा, आपसे पूछा उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर कौन से कंट्री बॉर्डर साझा करता है हमारे साथ? इधर तो भैया पाकिस्तान है और यहाँ भैया अफगानिस्तान है। तो यानी कि हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये 2 कंट्री आपको उत्तर पश्चिम मिलती है। अच्छा, उत्तर दिशा की बात करते हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे नेपाल। इंडिया के मैप का थोड़ा बहुत आप नॉलेज रखिएगा। नेपाल मिलेंगे, भूटान मिलेंगे, और कौन सा कंट्री है इधर पास में? नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक है, जबकि उत्तर दिशा में मिल जाएंगे यहाँ आपको
बांग्लादेश मिलेंगे इधर कोने में, बांग्लादेश है ना, और इधर आपके म्यांमार कंट्री है। अच्छा, एक श्रीलंका वाला भी क्वेश्चन, श्रीलंका कहाँ पर है? श्रीलंका आपकी किधर है? दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ। इन श्रीलंका जो है समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा, देखिए संकीर्ण चैनल जो है भारत से अलग होती है, ये कई बार नाम पूछती है इसमें, ये चैनल का नाम पूछते हैं कौन सा भैया? ये पाक, पाक क्या होगा? पाक स्ट्रीम से, ठीक है, पाक स्ट्रीम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पाक जल संधि भी बोलते हैं। ये पॉइंट भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 87। 87 आपसे क्या पूछा है? हाल, भोर तथा पाल घाटियां, देखिए ये सारे क्या है? दर्रे हैं। हाल, भोर, पाल घाटियां, ये में दर्रे कौन सा? पश्चिमी घाटियों के दर्रे हैं, पूर्वी घाटियों के, धौलाधार श्रेणी के, या महाभारत श्रेणी के? बताइए 87 का आंसर क्या होगा? तो देखिए थाल की बात करें, घाट, भूर घाट या फिर पाल घाटिया, ये जो है पश्चिमी, किसके? पश्चिमी घाटियों के दर्रे हैं, पश्चिमी घाटियों के दर्रे, यानी कि ऑप्शन आपके इसमें पहला करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट। ये पश्चिमी घाट यानी कि आपके मुंबई, नासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 88। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं? अब देखिए इसमें भी नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, बच्चे जल्दीबाजी में करके आते हैं। पहला ऑप्शन मिल गया तो बस टिक कर भागी, ऐसा नहीं है भैया, इसमें पूछा है नेगेटिव वाला, नदी के बारे में जो सत्य नहीं है, हिमालय की नदियां जिसमें है उसके बारे में सत्य नहीं है। हिमालय की नदियां, अच्छा अगर आपसे पूछे हिमालय की नदियां कौन कौन सी, देखिए हिमालय की मुख्यतः 5 प्रमुख नदियां, 5 प्रमुख नदियां है, ये नाम भी ध्यान रखिएगा, 5 प्रमुख हिमालय की नदियां है। कौन कौन सी होता है भैया? पहला जो आपके झेलम, पहला नदी कौन सा हो गया? झेलम। अच्छा दूसरा कौन सा है? चेनाब, रावी, वैस, फिर आपके लास्ट वाला क्या? सतलज, ठीक है, ये आपकी हिमालय की प्रमुख नदियां। अच्छा इसके बारे में कहा है, उनमें से, उनमें पूरे वर्ष पानी रहता है, बिल्कुल पानी रहता है। वे केवल वर्षा से पानी भर प्राप्त करती है, वर्षा से पानी प्राप्ति है तो नेगेटिव लग रहा है, केवल वर्षा से पानी नहीं भरता भैया। हिमालय की बात करते हैं तो वर्षा के साथ साथ ग्लेशियर भी पिघलते हैं, यानी कि बर्फ भी पिघलते हैं, बर्फ का पानी भी होता है ना। वे वर्षा तथा पिघलते बर्फ से पानी प्राप्त करते हैं, बिल्कुल ये पॉइंट सही है। उनमें से ज्यादातर 12 मासी, बिल्कुल 12 मासी, यानी कि आपका नेगेटिव वाला कौन सा होगा? ये होगा कि केवल वर्षा से पानी बढ़ते, नहीं केवल वर्षा से नहीं, ग्लेशियर से भी, ग्लेशियर के पिघलने से भी पानी बढ़ती है। ऑप्शन आपका इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 89। तमिलनाडु के तट अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करती है, ठीक है, तमिलनाडु के तट जो है अपने जो कुल पूरे वर्ष में जो वर्षा होती है उसमें सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त करते हैं किस समय? मार्च से जून तक, जून से सितंबर तक, अक्टूबर से नवंबर तक, या नवंबर से फरवरी तक। कहाँ पर? तमिलनाडु के तट। तमिलनाडु के तट को क्या बोला जाता है? कोरोमंडल, ध्यान रखिएगा ये भी पूछते हैं, कोरोमंडल, ठीक है। तो सर्वाधिक जो वर्षा की बात करते हैं तो वहां अक्टूबर से दिसंबर होता है, अक्टूबर से दिसंबर, यानी कि यहाँ नवंबर देख रखा है, ऑप्शन आपका ये थर्ड ही सही होगा, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 90 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्या पूछे? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे महत्वपूर्ण अभ्रक युक्त पिग्माटाइट संपन्न राज्यों में से एक नहीं? अब देखिए यहाँ भी नेगेटिव वाला, जहाँ अभ्रक नहीं मिलते, आंध्र प्रदेश बिल्कुल मिलता है भाई, बिहार यहाँ भी मिलेंगे, झारखंड ये भी मिलेंगे, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन में फोर्थ करेक्ट आंसर होगा। नेगेटिव वाला पूछा है तो नेगेटिव वाले में जाए, यहाँ नहीं मिलती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 91। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे भाई मापन, मापन के लिए सबसे छोटा इकाई, मापन के लिए सबसे छोटा पॉइंट क्या होता है भाई? इकाई से शुरू करते हैं ना, जिसे इकाई कहते हैं, इकाई या फिर हम यूनिट बोलते हैं ना, यूनिट बोल सकती है, इकाई बोलते हैं। ऑप्शन आपका इसमें पहला करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइंस का था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा 92 नंबर क्वेश्चन, सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? चमकदार वस्तु है, प्रकाशमान वस्तु है, या फिर आपके चमकीली वस्तु है, उज्जवल वस्तु है? थोड़ा कंफ्यूजन वाला ऑप्शन है आपका, बताए प्रकाश की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? आप इंग्लिश में देख लीजिएगा, यहाँ पर ना देखिए आपका पेपर जो दोनों लैंग्वेज में होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश, यहाँ पर ऑप्शन में चमकदार, चमकीले, प्रकाशमान में अगर कंफ्यूज हो तो आप देख लीजिए लुमिनियस का लिखा है, लुमिनियस, लुमिनियस होगा, ठीक है, लुमिनियस कहा जाता है दीप्त वस्तु है, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे प्रकाशमान वस्तु। ऑप्शन आपके सेकंड करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, लुमिनियस, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। हमारा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 93 नंबर। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला, या फिर न्यूट्रल, या फिर रहित? ठीक है, विद्युत सेल का जो विद्युत बैटरी होगा, बैटरी की जो ऊपर वाला यहाँ पर जो टॉपिक होता है, यहाँ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये आपसे पूछा। देखिए आप ध्यान रखिएगा, विद्युत सेल का जो ये ऊपर वाला ये पॉजिटिव सेल होता है, इधर वाला आपके नेगेटिव होता है, यानी कि ये विद्युत सेल का ये कौन सा हिस्सा होगा? पॉजिटिव टर्मिनल है। ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है? टेट्राई सेल की बात हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 94। 94 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो विषाणु के वायरस के कारण नहीं होता। देखिए वायरस के कारण नहीं होता। देखिए वायरस से संबंधित होने वाले रोग, जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाले रोग, आपके प्रोटोजोआ कवक से होने वाले रोग, इन सारों को मैंने एक ट्रिक बेस में क्लास है, उसमें आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए, उसमें आराम से इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको लर्न कर ले सकते। ठीक है, आपको आप लर्न कर सकते हो वायरस से होने वाली प्रमुख बीमारी कौन कौन सी, इससे संबंधित आपको क्वेश्चन मिल ही जाता है, हर एग्जाम मिलते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा वायरस के कारण नहीं होता, भाई पीलिया वायरस से होता है, बिल्कुल। चेचक, ठीक है, जो चिकन पॉक्स होता है ये भी वायरस से होता है। तिलिस्मिक ज्वर यानी कि इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस से होता है। आगे आपके पूछे आंत यानी कि टाइफाइड, ये आपके भैया बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये जीवाणु से होता है। किससे होता है, जीवाणु यानी कि आपके बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु का। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा जो वायरस से नहीं होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 95। देखिए आप लोगों का सभी भरपूर टाइम है, स्टडी करिए, हर क्वेश्चन को समझते हुए स्टडी करेंगे तो उसमें आपकी ये मत देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, उससे आपके 2-3 क्वेश्चन और क्लियर होता है। ठीक है, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखते हुए चलिएगा, यानी कि बस बीच में स्किप करिए, कभी उस चैनल में चलेंगे कभी उस चैनल में। अब जहां से जो भी क्लास ले रहे हो उस क्लास को पूरा लेने की कोशिश करिएगा और मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करिएगा। देखिए आप सीखोगे अगर ना, आपके आरपीएफ की तो बात नहीं करके आप किसी भी एग्जाम बैठोगे आप आराम से इजीली आप क्वालिफाई कर सकते हो। देखिए एक इमारत में ईंटें जीवों में ये समान कोशिकाएं उद्भव अंगों ग्रंथि, ये छोटा सा एग्जाम्पल हम 10 क्लास में पढ़ती हो कि एक ईंट जो इमारत की एक ईंट को क्या कहते हैं भैया, कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारी ईंटों से जो बनते हैं क्या बनते हैं, दीवार बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, दीवार को ऊतक कहते हैं, है ना। ये पढ़ चुके हो आप लोग। एक इमारत में ईंट जो जीवों के लिए क्या होता है, कोशिका के समान होता है। ये ऑप्शन आपका पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 96 में। 96 आपसे पूछा पदार्थ जो आमतौर पर स्वाद में कड़वे होते हैं तथा छूने पर जो साबुन से प्रतीत होते हैं, छूने पर कैसे प्रतीत होता है, साबुन से, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल। बिल्कुल नहीं है, अम्ल का स्वाद भी कैसा होता है, खरबा थोड़ी ना होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है भैया, अम्ल है ना, खट्टा होगा। अम्ल भाई खट्टा, जैसे इमली हो गया, नींबू हो गया, संतरे हो गया, ये क्या होगा, क्षारक होगा, बेस होगा। ठीक है, बेस आपका ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगर अम्ल और क्षार के दोनों का क्रिया कराते हैं कौन सा रिएक्शन बनता है, उदासीनीकरण। ये भी ध्यान रखिए, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, अम्ल जब क्षार के साथ क्रिया करती है तो न्यूट्रलाइज होता है, या फिर क्षार जब अम्ल से क्रिया करते हैं तो न्यूट्रलाइज होता है, इनकी उदासीनीकरण। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 97। 97 आपसे पूछा है कुछ समय के लिए खुले में छोड़े गए लोहे के एक टुकड़े पर भूरे रंग की झिल्ली के रूप में अर्जित होता है। भाई खुले में अगर लोहा आने की हमने आयरन छोड़ दिया तो उसमें क्या आता है, ऑक्साइड आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 98 में। 98 क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेलुलोज गैस का ये एक बहुलक है। सेलुलोज किसका, फ्रक्टोज का है, इलेक्ट्रोज का है, ग्लूकोज का है या सुक्रोज का है। देखिए ये तो बहुलक है, बहुलक। ठीक है, बहुत सरणी वाला, सरणी। तो सेलुलोज क्या है, सेलुलोज ग्लूकोज का एक बहुलक है। ध्यान रखिएगा किसका, ग्लूकोज का, सेलुलोज ग्लूकोज का। जो सेलुलोज आपके मैक्सिमम हरे पौधे की प्राथमिक कोशिकाओं के रूप में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्या पूछा है, धुएं तथा कोहरे के बनी वातावरण में मोटी कोहरे की तरह परत क्या कहलाती है। ठीक है, अभी तो भाई शीत लहर में तो ये आपको देखने को मिलेंगे, धुआं और कोहरे से बनने वाले जो मोटी लेयर बन जाएंगे आपके वातावरण में, उसे हम क्या कहेंगे, धुंध कहते हैं ना। जी हाँ, धुंध कहेंगे। ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की नीडेड आपको नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे पेपर में बैठोगे इसमें भी आपको जब आप पता होगा ना डायरेक्ट आप ऑप्शन में जाइए, बाकी ऑप्शन देखने की नीडेड भी नहीं होता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। ये एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड। देखिए संख्या का पिरामिड की बात किया, पिरामिड होता है सदैव उल्टा, सदैव सीधा, आंशिक रूप से उल्टा, तर्करूपी। अब देखिए अगर परिस्थिति तंत्र के अगर खाली नेट की बात करती है, आपकी परिस्थिति की श्रृंखला की बात करती है, तो आपका क्या होता है, वो बाई डायरेक्शन भी हो सकता है, मल्टी डायरेक्शन के बहुदिशात्मक होता है। अगर पिरामिड की बात करते हैं, पिरामिड आपका क्या होता है, सदैव सीधा बनता है ना। जैसे भाई हरे हरे पेड़ पौधे जो आपके क्या होता है, हरे पेड़ पौधे ये आपके क्या होता है, ऑटोट्रफ जिसे बोलेंगे। ये जो इसको जो है कौन भाई, शाकाहारी लोग शाकाहारी जो जानवर है या शाकाहारी जंतु खाएंगे, और शाकाहारी जानवर को फिर मांसाहारी खाएंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार की एक सीधा डायरेक्शन बन गया, सीधा डायरेक्शन। ठीक है, या पढ़ते हो 10th क्लास में ट्राइंगल वाला ऐसा शेप बनता है ट्राइंगल वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 101। 101 क्या, WHO 2023 ग्लोबल टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2022 में दुनिया का तपेदिक यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में, टीबी की जो बीमारी है उसका मरीज जो सबसे अधिक या सबसे ज्यादा मामले किस देश में मिला है, चीन में मिला है, नाइजीरिया में, या भारत में, या इंडोनेशिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। 2023 में जो ग्लोबल रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में जो है ना, भारत में जो है टीबी के सर्वाधिक मामले मिला भारत में। ठीक है, दुनिया का जितने टीबी की बीमारी दुनिया में जितने केसेस मिला उसका 27%, 27% जो है ओनली भारत में मिली है। 27%, कम नहीं, बहुत ज्यादा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 102। वैगनी क्रांति यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन, जिसे जम्मू और कश्मीर से शुरू किया गया था, ठीक है, को किस रूप में भी जाना है और कौन से नाम से जानते हैं? लेवेंडर क्रांति, इंडिगो क्रांति, ऑर्किड क्रांति या लिलक क्रांति। देखिए बैगनी क्रांति यानी कि पर्पल रेवोल्यूशन, इसको जो है लेवेंडर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर क्लियर हो गया तो स्पीड मेंटेन करिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 103। सिंधु घाटी सभ्यता कैसा है? ताम्रयुगीन है, लोह युगीन है, अक्ष युगीन है या कांस्य युगीन? सिंधु घाटी की सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं भैया? सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कांस्य युगीन कहा जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता, यानी कि ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट आंसर ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 104। कौन सी संस्था प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, ठीक है, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट यानी कि उत्पादन अंतर रिपोर्ट, उत्पादन अंतर रिपोर्ट, उत्पादन अंतर रिपोर्ट जारी करता है? यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ, यूएनईपी या फिर यूएनडीपी? बताइए क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा यूएनईपी, यानी कि आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर आपका 104, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट कौन देता है? यूएनईपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 105। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम, देखिए उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु, उच्चतम न्यायालय पूछा आपके, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के लिए पूछा है। तो सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की रिटायरमेंट यानी कि सेवानिवृत्ति की आयु पूछा है, 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या फिर आपके 70 वर्ष। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? वर्तमान के अंतर्गत हम आंसर देंगे। तो वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की रिटायरमेंट की आयु है 65 वर्ष है। कितने साल? 65। अगर आपसे उच्च उच्च न्यायालय की पूछे तो उच्च न्यायालय का 62 वर्ष, उच्च न्यायालय के कितने साल है भाई? 62 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय की पूछे तो 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय की 65 वर्ष है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 106। पदार्थ में डैश की स्वतंत्र उपस्थिति के कारण पदार्थ विद्युत को सुचालक बनाता है, सुचालक यानी कि कंडक्टर बनाता है। किसके कारण? पॉजिटिव पॉजिट्रॉनों को, प्रोटॉनों को, इलेक्ट्रॉनों को या न्यूट्रॉनों को? ये क्लियर है भाई, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है ना, इलेक्ट्रॉन के कारण ही तो होता है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, इजी भी है, आप लोगों को पता हो इलेक्ट्रॉन के कारण जो पदार्थ में जो है कंडक्टर यानी कि चालक बनता है। क्लियर है। विद्युत का चालक यानी कि सुचालक। पदार्थ में स्वतंत्र रूप से क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इसी की उपस्थिति के कारण जो पदार्थ में क्या होता है? चालकता आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 107 नंबर। 107 समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है। देखिए समुद्री गोंडवाना जीवाश्म पार्क, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये आपके करंट अफेयर्स बन सकता है। गोंडवाना जीवाश्म पार्क अवस्थित है छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, तमिलनाडु में या फिर गुजरात में? 107 नंबर का आंसर क्या होगा? देखिए होगा छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। गोंडवाना जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ की जगह की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के मानेंद्रगढ़, ठीक है, सरगुजा, सरगुजा जिला पड़ेगा आपका, जिला सरगुजा मानेंद्रगढ़ में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 108 नंबर। देखिए 108 नंबर क्या है? PFRDA, PFRDA राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस, एनपीएस खाता धारकों को कितने परसेंट पेंशन फंड तक निकासी की अनुमति देता है? ठीक है, कितने परसेंट पेंशन फंड आप निकाल सकते हो? 30%, 40%, 50% या फिर 60%? इसमें आपका आंसर होगा 60% आप निकासी कर सकती हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 109 नंबर। देखिए 109 नंबर क्या पूछा आपके? गैस के प्रभाव के कारण प्रकाश दो माध्यमों के मध्य मध्य तल यानी कि सीमा पर उड़ जाता है। प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या विषम के कारण। देखिए मुड़ जाता है यानी कि विचलित हो जाना, ये आपके कौन सा रूल है? विचलित हो जाना, ठीक है, अपने रास्ते से विचलित हो जाना। ये आपने पढ़ा होगा, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। जैसे हमने ये कोई छोटे से हमने गिलास ले लिया तो यहाँ आपके वायु है, नीचे भी आपके वायु हो जाएंगे और ये आपका कांच है। तो वायु आपका उस दोनों अगर माध्यम की तुलना करते हैं तो ये आपका विरल हो जाएंगे और ये आपका सघन हो जाएंगे, सघन माध्यम। तो क्या होता है जब एक माध्यम से कोई किरणें आती है या यहाँ जो अभिलंब होगा, अभिलंब से क्या होता है, विरल से सघन में आए तो अपने अभिलंब की तरफ थोड़ा झुक जाएंगे और यहाँ से फिर से अगर हम सघन से विरल की तरफ जाएंगे तो अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाती है। तो ये आपने रूल पढ़ा होगा, ये कौन सा रूल है? ये आपका अपवर्तन का नियम है। कौन सा नियम है? अपवर्तन का नियम है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 110 नंबर। क्या पूछा? स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को की हत्या के लिए फांसी, किसकी हत्या के लिए फांसी दी गई? जेपी सैंडर्स या फिर रेगिनॉल्ड डायर या फिर जॉन साइमन या फिर जेम्स स्कॉट? क्वेश्चन नंबर आपका 10 का आंसर कैंसर होगा 110 का आंसर। देखिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने किसको भाई किसकी हत्या किया था? जेपी सैंडर्स, जेपी सैंडर्स का हत्या किया था, तभी उनको फांसी दिया गया था। कब दिया? देखिए ये भी पूछते, देखिए सही 23 मार्च 19
1931 में, 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन आपका 111, भूकंप विज्ञानी किस आधार पर बड़े भूकंप होने की संभावना की भविष्यवाणी नहीं करता है? नहीं बोला। अच्छा, पृथ्वी के अंदर प्लेटों की हलचल, बिल्कुल प्लेटों की हलचल, टेक्टोनिक प्लेट की हलचल से भूकंप होती है। विनाशकारी क्षेत्र के आधार पर बिल्कुल विनाशकारी क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में डिवाइड किए, भाई यहाँ भूकंप ज्यादा होता है, वहाँ कम भूकंप क्षेत्र है। ग्रहों की उपस्थिति, बिल्कुल नहीं, ग्रहों की उपस्थिति का भविष्यवाणी नहीं करते। किसी क्षेत्र में भूकंप के इतिहास के आधार पर, बस भाई किसी क्षेत्र में ज्यादा भूकंप होता है तो उसके इतिहास के अकॉर्डिंग भी बताते हैं। ग्रहों की उपस्थिति कारण नहीं होगा, ये फिर नेगेटिव वाला है, जो भूकंप विज्ञानी के आधार पर, जो भूकंप विज्ञानी नहीं करता है, ठीक है, भविष्यवाणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 112, निम्नलिखित में से किसने भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया? वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था? प्रणब मुखर्जी, के आर नारायण, शंकर दयाल शर्मा, नीलम संजीव रेड्डी। वित्त मंत्री के रूप में, भाई वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था प्रणब मुखर्जी जी, ठीक है, प्रणब मुखर्जी जी। प्रणब मुखर्जी जी जो है आपके 2009 से लेकर 2000 आपके कब तक, 2012 तक, 2000 आपके 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में? वित्त मंत्री के रूप में किए थे। उसके बाद आपके 2012 से 2017 में ये भारत के 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में भी सेवा किए थे, राष्ट्रपति के रूप में, 13वें राष्ट्रपति के रूप में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 113, भोजन के संबंध में गलत कथन की पहचान की। इसमें भी गलत वाला दूंगा, एक अकार्बनिक पदार्थ है, पहला ही तो गलत है भाई, अकार्बनिक कार्बनिक होगा, क्योंकि हमारी जो हम भोजन करती है वो केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, ठीक है, एक रासायनिक क्रिया से गुजरता है, रासायनिक क्रिया से, ठीक है, रासायनिक रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर होता है, ये कार्बनिक पदार्थ हो जाएगी, ये ऊर्जा उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही, यानी कि आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका गलत देकर रखा है। क्लियर है? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 114 नंबर। क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया? भाषा आपसे पूछा है, किसने लिखा है? तो आप आंसर देंगे कौन? बंकिम चंद्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। अब आपसे पूछा कौन सी भाषा में लिखा गया, पाली, उर्दू, हिंदी या फिर संस्कृत? इसमें आपका आंसर होगा संस्कृत, ठीक है, संस्कृत के साथ उन्होंने बंगला भाषा में भी लिखा था, बंगला, ठीक है, बंगला भाषा में, ठीक है। इसके जो है इनने अपनी पुस्तक, किसकी, कौन सी पुस्तक? आनंद मठ, ठीक है, आनंद मठ में प्रकाशित किया था, आनंद मठ में प्रकाशित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 115 नंबर। 115 नंबर सब को संदर्भित करता है, सब, ठीक है। एक चिकित्सीय रूप में जीवित इंसान, जीवित नहीं होगा, मृत इंसान हो सकता है। शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत मानव शरीर, बिल्कुल मृत मानव शरीर, ठीक है, सब को शरीर रचना विज्ञान के लिए एक मृत शरीर के रूप में होता है। परीक्षण के लिए जीवित इंसान नहीं होगा, पुनर्जीवित मानव, बिल्कुल मृत शरीर। चलिए सबका मतलब है मृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 116, द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक प्रसिद्ध राजनीतिक द्वारा लिखी, इनके द्वारा वरुण गांधी जो है, डायरेक्ट ओब्रायन क्या या ये की एंटोनी या फिर शशि थरूर। द ग्रेट इंडियन नॉवेल पुस्तक की अगर रचयिता की बात करें तो ये आपका आंसर होगा शशि थरूर, ठीक है, ऑप्शन आपका 4th नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 118 नंबर, इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा, इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा है एंट्रिक्स निगम लिमिटेड, इसरो गृह निगम या इसरो विपणन निगम लिमिटेड या अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो का वाणिज्यिक और विपणन शाखा कौन सी है? एंट्रिक्स निगम लिमिटेड होगा, ऑप्शन आपका पहला इसमें करेक्ट आंसर होगा 118 का, ठीक है, 118 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 119 नंबर, क्या प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्र में का माप है, माप देती है, क्या जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या लिंगानुपात का, जनसंख्या आवागमन का या जनसंख्या वृद्धि दर का? बताइए। प्रति इकाई क्षेत्रफल, देखिए प्रति इकाई या प्रति किलोमीटर के क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या, इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, आप कमेंट करके बताइए वर्तमान में भारत की जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व भारत का अभी वर्तमान में क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 120, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI ने पराली जलाने से निपटने के लिए धान की कौन सी किस्म की विकसित किया, ठीक है, पराली जलाने से निपटने के लिए जो धान की एक नए किस्म विकसित किया, वो कौन सा है? पूसा 2030 यानी कि 2030 या फिर पूसा 2090 या फिर पूसा 2050 या फिर 2060, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया नया किस्म की बीज कौन सा है? इसमें आपका आंसर होगा पूसा 2090, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ आपके 50 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, टीपू सुल्तान, आप लोग आंसर का कमेंट, आप लोग आंसर भी कमेंट करिएगा, आप लोग लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर कर सकते हो। देखिए टीपू सुल्तान डैश
में मैसूर का शासक बना? टीपू सुल्तान जो है कब शासक बना मैसूर का? ये आपके पहला ऑप्शन है 1765, 1782, 1775 या 1762। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 71 का आंसर क्या होगा? देखिए टीपू सुल्तान जो है हैदर अली के उत्तराधिकारी थे, ये आप सभी लोगों को पता होगा, हैदर अली के उत्तराधिकारी थे और मैसूर के शासक थे। और मैसूर के शासक कब बने? ये 1782 में, 1782 में। देखिए टीपू सुल्तान की कुछ लड़ाइयां जो है फेमस है, जैसे देखिए टीपू सुल्तान ने तो कई लड़ाई की, इसमें जो है एंग्लो मैसूर का युद्ध, कौन सा? एंग्लो मैसूर का युद्ध जो है ये फेमस होता है। एंग्लो मैसूर के कितने 4 लड़ाई हुए थे, ठीक है, जिसमें जो उनका अंतिम लड़ाई जो है श्री रंगपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है, श्री रंगपट्टनम, क्योंकि श्री रंगपट्टनम जो है मैसूर का क्या कैपिटल थे उस समय। और मैसूर के जो है लास्ट जो लड़ाई हुआ, चौथा एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ 1799 में, इसमें जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 72। आप लोग आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 72 क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, कौन सी संस्था जो है भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? कौन सी नीति भैया? राजकोषीय नीति तैयार करती है कौन? वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दे सकते हो। राजकोषीय भाई, राजकोषीय नीति की बात करेंगे तो इसमें भैया स्टेट बैंक का कोई काम ही नहीं है, ना रिजर्व बैंक कोई काम करेगा भैया, इसमें मंत्रालय काम करता है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय, ठीक है। फाइनेंशियल की बात हो रहा है तो फाइनेंस को राजकोषीय नीति कौन तैयार करेंगे भैया? वित्त मंत्रालय तैयार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 73 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा। देखिए नेगेटिव पूछा है, उसी में ध्यान दीजिएगा। पर नेगेटिव जो कार्य नहीं करते, मौद्रिक प्रबंधन करना, बिल्कुल। मुद्रास्फीति की बात करें या मौद्रिक प्रबंधन करना आरबीआई का काम होता है, बिल्कुल करेक्ट है ये। सरकारी ऋण प्रबंधन, बिल्कुल, जो छोटे व वाणिज्यिक बैंक होता है उनको ऋण प्रदान करना, ये बिल्कुल आरबीआई का ही वर्क है। विदेशी विनिमय प्रबंध करना, भाई फॉरेन एक्सचेंज, ये भी कार्य है आरबीआई का, बिल्कुल करते हैं। ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, देखिए ग्राहकों से हमसे आपसे थोड़ी ना पैसे जमा कर लेंगे, वो नहीं करती आरबीआई भैया। क्या बैंकों से बैंकों का लेन देन, आरबीआई क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है और उन्हीं से फिर रेपो रेट में वापस भी लेती है, ठीक है। निश्चित दर में जो है उन बैंकों को ऋण दिया जाता है, उसी पे वो ब्याज लेती है। अब जो है ये ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ये तो आपके अदर बैंक जो है राष्ट्रीयकृत जितने बैंक है वो स्वीकार करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, जो आरबीआई का वर्क नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 74 क्या है? भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ था? 1985 में, 1989 में, या फिर 1991 या फिर 1993 में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर क्या होगा? 74। देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण की बात करते हैं, 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। 8वीं योजना के तहत लाया गया था कब? 1992 जो है, 1992 1997 तक चला आपके 8वीं योजना। और जब भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत की बात करते हैं तो 1991 में हुआ था, 1991 में, ठीक है। योजना का प्लान और योजना पूछे आपके आपके 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 75। 75 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा, दूसरे राज्य के तत्काल राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को डैश कहा जाता है? दूसरे राज्य के तत्कालिक राजनीतिक नियंत्रण, ठीक है, राजनीतिक नियंत्रण के अधीन क्षेत्र को क्या कहते हैं? समुदाय, कॉलोनी या फिर जनपद या फिर प्रांत? जैसे एक सिंपल सी भाषा में हम ये भी उदाहरण समझते हैं, जैसे ब्रिटिश के जो है, ब्रिटिश के नियंत्रण में क्या था? भारत था। ब्रिटिश के नियंत्रण में भारत किस टाइम था? तो उससे क्या कहा जाता है? किसी के अधीन में वो क्षेत्र होते हैं, उसे हम कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। कॉलोनी के नाम से कहेंगे, कॉलोनी या उपनिवेश कहते हैं, उपनिवेश, कॉलोनी या उपनिवेश कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 76 में। 76 नंबर क्वेश्चन क्या? देखिए क्वेश्चन आपका मिक्स होगा, कुछ क्वेश्चन आपका इजी भी होता है, कुछ मॉडरेट भी होता है। कई सेट में आपको मिल जाएंगे इजी क्वेश्चन मिल जाते हैं, कई बार आपको मॉडरेट भी मिलते हैं देखने को, ठीक है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 76 का आंसर क्या होगा? डैश में प्रत्येक वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए तथा प्रत्येक वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, एक तंत्र के तहत या फिर लोकतंत्र के तहत या फिर धनिक तंत्र या फिर धर्मतंत्र? बताइए क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। वोट देने का अधिकार या एक भी वोट का मूल्य जो है समान है, चाहे अमीर का वोट हो चाहे गरीब का वोट हो, सभी सबका वोट का मूल्य जो है सेम है। किसमें? लोकतंत्र में। किसमें है भैया? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ऑप्शन आपका
सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 77 में। देखिए 77 आपसे क्या पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है। नए राज्य का स्थापना, नया राज्य बनना, पुनर्गठन करना, अगर राज्य का या प्रवेश के प्रावधान दिया गया अनुच्छेद फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में या फिर फोर्थ में, बताइए किस आर्टिकल में है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में नए राज्य के प्रवेश या नए राज्य का स्थापना का प्रावधान दिया गया। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, अनुच्छेद नंबर सेकंड। ठीक है, सेकंड यानी कि अनुच्छेद आपका सेकंड जो है, ऑप्शन बी आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद सेकंड जो है, नए राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे के प्रवेश और इसके अलावा नए राज्य के स्थापना की प्रावधान दिया गया सेकंड आर्टिकल में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 78 नंबर। 78 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, आपका मौलिक कर्तव्य क्या है, कानून के समक्ष समानता रखना, क्या ये आपका मौलिक कर्तव्य है। नहीं भैया, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबल को बढ़ावा ना देना, भैया आपका मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य इस्तेमाल ना करना, देश की रक्षा करना, भाई देश की रक्षा करना आपका मौलिक कर्तव्य है। और जब भी आह्वान किए जाए कि देश की सेवा के लिए आओ आगे बढ़ो, तो आपको जाना चाहिए राष्ट्र सेवा में। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आपका फोर्थ नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 79 नंबर। 16 जाने माने महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था। मगध, कौशल, बस या फिर अंग, बताइए 79 का आंसर क्या होगा। देखिए पहले जो 16 जनपद आपने पढ़ा होगा, 16 महाजनपद, तो इसमें जो आपसे पूछा है कि 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था, इसमें आंसर होगा मगध। ठीक है, मगध। वर्तमान में देखा जाए तो आपके वर्तमान में जो आपके ये बिहार और झारखंड का हिस्सा पड़ता है, बिहार झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे क्या पूछा है, भारत के किस ऐतिहासिक पार्ट में चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया। किस ऐतिहासिक पार्ट में चांदी के सिक्कों को क्या कहा गया, रुपया रूप। उपनिषद में, पुराण में, अर्थशास्त्र में या भगवत में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के किस ऐतिहासिक पार्ट में जो चांदी के सिक्कों को रुपया रूप बताया गया, तो आप ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र में। अब भैया अर्थशास्त्र पुस्तक जो है, इसके लेखक भी कई बार पूछते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, भाई चाणक्य। चाणक्य कौन, चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। और जो चाणक्य का दूसरा नाम क्या है भैया, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती गई, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और इनका और एक नाम है कौटिल्य, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। जिनके सोने के सिक्कों को क्या कहा गया था, सोने के सिक्के को अर्थशास्त्र के अनुसार सोने के सिक्का जो है उसे क्या कहा था, सोने के सिक्के को चाणक्य ने स्वर्ण स्वर्ण रूप कहा था। क्या कहा था, स्वर्ण रूप लिखा। और इसी के साथ हम, ठीक है, और तांबे के सिक्के को क्या कहा गया था, तांबे के सिक्के को, तांबे के सिक्के को, तांबे के सिक्के, इसको कहा गया था तामार, को कहा गया था तामार रूप, तामार रूप, तामार रूप। इसी प्रकार और एक सिक्का जो प्रचलित थे, शीशा का सिक्का। ठीक है, शीशा, शीशे के सिक्कों को क्या कहा गया था, इसे कहा गया था शीश रूपा, शीश रूपा। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 81। क्वेश्चन नंबर आपका 81 क्या है, निम्नलिखित में से किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा का नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह या महात्मा गांधी। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए यात्रा जो है, इसको किस नाम से जानते थे, दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता था, दांडी मार्च। अब आपको क्लियर हो गया दांडी मार्च किसने किया था भैया, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन आपका फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 81 का। अच्छा, आपसे पूछे अगर दांडी मार्च कब शुरुआत हुआ, तो दांडी मार्च का डेट ध्यान रखिएगा आपका 12 मार्च 1930 में, 12 मार्च 1930 में जो है दांडी मार्च की शुरुआत किया गया था। और जो है 6 अप्रैल 1930 को जो है दांडी मार्च का समापन हुआ था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 82। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है, 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का प्रवक्ता कौन बन गया, महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं होगा, मौलाना आजाद, बादशाह या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसमें आपका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन आपका फोर्थ है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना जो 1934 के बाद मुस्लिम लीग का पुनर्गठन किया था
और इसी लीग के तहत उन्होंने 1940 में 1940 में जो है 1940 में पाकिस्तान की मांग किया था। मांग किसने किया था भैया? पाकिस्तान के मांग किया था मोहम्मद अली जिन्ना के। क्वेश्चन देखते क्लियर है तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 83। क्वेश्चन नंबर 83 क्या? कौन सा वर्ण चार जाने माने वर्णों में से चौथे स्थान पर था? शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। ये तो आप लोगों को पता होगा भाई, ब्राह्मण को फर्स्ट में रखा गया था, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और चौथे नंबर पे शूद्र। तो आपका चौथा वाला पूछा है तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट जो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? 83 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 84। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय जी, महात्मा गांधी जी, ज्योतिराव फूले जी या फिर राजाराम मोहन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 84 का आंसर क्या? देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की बात करते हैं तो ये जो है ज्योतिराव फूले जी ने किया था। आपका ऑप्शन इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। आपसे पूछे अगर कब किए थे तो ध्यान रखिएगा, तो सितंबर 1873 में, सितंबर 1873 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या? किस राज्य ने जो है घोल मछली को राज्य मछली घोषित किया? किस राज्य ने जो है घोल मछली को जो है राज्य मछली घोषित किया? ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश। देखिए घोल मछली जो है, घोल मछली जो है भारत में पाए जाने वाले प्रमुख मछलियों में से विशालकाय मछलियों में आती है, विशालकाय मछलियों में आती है। और इसे जो है राज मछली घोषित किया, कौन से राज्य ने घोषित किया भैया? गुजरात ने घोषित किया। ठीक है, गुजरात ने। ऑप्शन आपका सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात ने जो है राज मछली घोषित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या? किस दिशा में जो भारत बलित पर्वत से घिरा हुआ है? कौन से पर्वत? बलित पर्वत से घिरा हुआ। अच्छा नहीं है, आपसे पूछा बलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है। पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर या उत्तर पूर्व। देखिए जहां जहां उत्तर लिखा है आपको पता है भाई उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। उत्तर दिशा में क्या है भैया? हिमालय है। भारत के उत्तर दिशा में आपको क्या मिलेगा? हिमालय है। ठीक है, तो उत्तर, उत्तर पूर्व, ठीक है, ये चारों तरफ क्या है? आपके हिमालय मिलेंगे। उत्तर पश्चिम में आपको पहाड़ी मिलेंगे, बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, और दक्षिण में आपको समुद्र मिल जाएंगे। और जो है कौन से क्षेत्र में बलित पर्वत नहीं है तो आपको आंसर आएगा पश्चिम, पश्चिम आएगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 क्या? दिहांग घाटी के बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है। किसके? दिहांग घाटी बाद हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है तथा भारत की पूर्वी सीमा बनती है, जिसे क्या कहती है? शिवालिक, पीर पंजाल, हिमाचल या फिर पूर्वांचल। देखिए किधर मुड़ गया भाई? पूर्वी सीमा की ओर बनती है तो इसे क्या कहा जाएंगे? पूर्वांचल। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 88। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? उत्तरी मैदान, उत्तर की तरफ जितने मैदान है किस प्रकार की मृदा से बना है? जलोढ़, काली, लैटराइट या फिर शुष्क। देखिए भारत में संपूर्ण उत्तर मैदान की बात करते हैं, इसमें सर्वाधिक जलोढ़ मृदा, ठीक है, क्या? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, भारत में जो प्रमुख मिट्टियों की जो है 45.6% क्या है? 6% ओनली जलोढ़ ही है। ठीक है, लैटराइट, लैटराइट सॉइल आपको देखने को मिलती है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 89। क्वेश्चन नंबर 89 क्या? 89 आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी जगह की जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में से नहीं है? 6 प्रमुख नियंत्रण में से नहीं है। किसको? जलवायु को प्रभावित करने वाले, जलवायु को, देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारणों का आप ध्यान रखिएगा। पहला तो आपके अक्षांश हो जाता है, अक्षांश। दूसरा आपके हो जाएंगे इसमें ऊंचाई। तीसरा आपके हो जाएंगे भाई वायुदाब, वायुदाब। उसके बाद आपके समुद्र की दूरी, समुद्र की कितनी दूरी है उस हिसाब से भी जलवायु को प्रभावित करेंगे। समुद्र की दूरी, समुद्र की दूरी। फिर आपके जो महासागर के धारा है, जिसे हम बोले महासागरीय, महासागरीय धारा है, महासागरीय धारा। इसके साथ साथ रिलीफ फीचर भी होता है, रिलीफ फीचर्स भी हो सकता है, रिलीफ फीचर्स। तो आपके इसमें आंसर क्या होगा? जो प्रभावित नहीं करती है, समुद्र से दूरी बिल्कुल है, आपका अक्षांश बिल्कुल है, समुद्री जल धारा है बिल्कुल, समुद्री जल धारा या महासागरीय धारा ये भी प्रभावित करते हैं। मानव प्रभाव ये नहीं होगा भाई, जलवायु को प्रभावित करने वाले आपका ऑप्शन में सेकंड नंबर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, जलवायु के 6 प्रमुख नियंत्रण में से जो है मानव प्रभाव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 90।
90 नंबर आपसे क्या पूछा, किस देश ने नवंबर 2023 में भारत में अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद कर दिया? स्थायी रूप से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस या फिर और सिंपल से आप लोगों को ये पता होगा भाई, अफगानिस्तान कंट्री जिसको कब्जा कर लिया किसने, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, तालिबानी ने कब्जा कर लिया। और तालिबान को जो है भारत सरकार ने मान्यता नहीं दिया है भैया, इसीलिए जो है वहां के दूतावास को जो है स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। ऑप्शन आपके इसमें सेकंड आंसर होगा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की सत्ता किसके कब्जे में है, तालिबान के कब्जे में है। कब, 2021 से, 2021 से तालिबान अपना सरकार चला रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 91। चुंबकीय वस्तुएं ऐसे वस्तुएं जो डैश, चुंबकीय वस्तु ऐसे वस्तुएं जो चुंबक की ओर सदैव आकर्षित होती है। बिल्कुल सही है, एक चुंबक की ओर कभी भी आकर्षित नहीं होता। अरे सदैव चुंबक से दूर चले जाते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं, कोई विकल्प सही नहीं है। आपका आंसर आए तो यह पहला वाला ऑप्शन है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर आपका 92 में। 92 क्या है, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि है जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। भाई समतल दर्पण हो या फिर उत्तल हो, अवतल हो, जिन्हें स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? ठीक है, वास्तविक जिसे बोलेंगे, रियल इमेज जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। जो आभासी है वर्चुअल उसे हम प्राप्त नहीं कर सकते स्क्रीन पे। आपका ऑप्शन इसमें सेकंड करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, प्रतिम इमेज बनना या प्रतिम बनना दो ही प्रकार से बनते हैं, एक वास्तविक दूसरा आभासी। तो दोनों में से आपको आंसर चूज करना था, बाकी दोनों ऑप्शन आप हटा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या है, निम्नलिखित में से कौन कैपिलरी एक्शन यानी कि सूक्ष्म नली का प्रभाव का एक उदाहरण है? कैपिलरी एक्शन, एक्स्ट्रा मतलब घास में पानी के ऊपर चढ़ना, ये तो है कैपिलरी, ये आपके नहीं है पूछा है कैपिलरी एक्शन का। अच्छा, आंसू नालिका के माध्यम से आंसू का बहना, ये भी है कैपिलरी एक्शन होता है ना, सूक्ष्म नली का प्रभाव। अच्छा, साबुन के बुलबुले का, ये भाई आपका नहीं होगा, सबस्टेंस सबका है। ब्लडिंग कागज द्वारा एसआई का ऑप्शन ये भी है। ठीक है, आपका इसमें नहीं वाला पूछा है तो ऑप्शन होगा थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 94। कीटों में गैसों के आदान प्रदान के लिए वायु नली के संजाल को क्या कहते हैं? कीटों के लिए पूछा है। ठीक है, कीटों के लिए, किसके लिए, कीटों के लिए गैस एक्सचेंज किससे होता है? श्वास नली, ट्रेकिया, श्वास रंध्र यानी कि स्पार्कल, या श्वास नली ब्रैकाई, या फिर नली का ट्यूब। जैसे पौधों में कैसे होता है भैया, पौधों में गैस एक्सचेंज के लिए क्या होता है, पौधों में गैस एक्सचेंज के लिए आपका क्या होता है, पौधे में स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा हमारे लिए तो नोज है। ठीक है, तो वैसे कीटों के लिए क्या होता है, श्वास नली इनके ट्रेकिया। आपका ऑप्शन नंबर पहला जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्तियों की सतह पर मौजूद रंध्र यानी कि स्टोमेटा। देखिए इसकी बात में हम कर रहे थे, स्टोमेटा के माध्यम से किस प्रक्रिया द्वारा पानी का वाष्पीकरण करता है? पानी का वाष्पीकरण करता है। देखिए स्टोमेटा से भाई एक काम तो इसका प्रकाश संश्लेषण का होता है, प्रकाश संश्लेषण, जैसे वो गैस एक्सचेंज करते, गैस का आदान प्रदान करने का काम करती है, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। तो इसमें जो है भाई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, भाई पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को रिलीज करती है ना। ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं किस क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में। अब आपसे पूछा पानी जो उत्सर्जन क्रिया जिसे बोलेंगे, पानी का वाष्पीकरण जिसे हम उत्सर्जन क्रिया भी बोलेंगे, किसके लिए, पौधों के लिए उत्सर्जन क्रिया, अतिरिक्त जो पानी है उसको बाहर निकालना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन कहेंगे। क्या कहेंगे, वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वाष्पीकरण नहीं होगा, वाष्प उत्सर्जन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव तत्व है? लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम या फ्लोरीन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 96 का आंसर क्या होगा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विनाश करके देख सकते हो। लिथियम का क्या होता है, लिथियम का तीसरा होता है ना, 2 1 यानी कि लिथियम का तो पॉजिटिव है। ठीक है, सोडियम का क्या होता है, Na 11, 11 काम करेंगे 2 8 1, इसमें भी पॉजिटिव है, सोडियम को भी हम पॉजिटिव में लिखेंगे। अच्छा, मैग्नीशियम का नंबर कितना है, मैग्नीशियम का आपका 12 है ना, Mg इसका है 12, तो हो जाएगा 2 8 फिर 2 यानी कि मैग्नीशियम को तो आपका 2 पॉजिटिव होंगे। फ्लोरीन का कितना होता है भैया, फ्लोरीन का आपका होता है 17 होता है ना, 17। तो 17 का आपका फ्लोरीन का आपका हो जाएंगे 2 8 7, बिल्कुल ये एक नेगेटिव यहाँ 8 होना चाहिए, यानी कि आपका ये नेगेटिव वाला कौन सा आ गया, ऑप्शन आपका 4 जो है करेक्ट आंसर होगा। आपसे नेगेटिव वाला पूछा, ऋणात्मक वाला। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट भैया आपका क्वेश्चन नंबर 97 नंबर आपसे क्या पूछा, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक अधिक
प्रतिक्रियाशील धातु एक कम प्रतिक्रियाशील धातु की जगह ले सकता है। देखिए आपके 10th क्लास में ये था, रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर का ही नाम है, विस्थापन, निराकरण, पृथक्करण या फिर रिडॉक्स। अधिक क्रियाशील, जैसे मोर रिएक्टिव जो होता है, मोर रिएक्टिव जो होता है, लेस रिएक्टिव को क्या करते हैं, डिस्प्लेस करती है, ठीक है, उसकी जगह ले लेते हैं, डिस्प्लेस करती है। इसको कौन सा रिएक्शन कहते हैं, विस्थापन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें दो प्रकार का रिएक्शन होता है, एक एकल वाला, एक डबल वाला, ठीक है, यानी कि एकल यानी कि आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट का होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 98। 98 क्या, पॉलीथीन तथा पीवीसी गैस के कुछ उदाहरण है, पॉलीथीन और पीवीसी का। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक या एक्रिलिक प्लास्टिक, या कोई भी सही नहीं है। चलो एक कार्ड ही देता हूँ, इन दोनों में से एक चूज करिए आप, पॉलीथीन या पीवीसी, कौन सा सही होगा। देखिए पॉलीथीन या पीवीसी का उदाहरण की बात करें ना भैया, पॉलीथीन या पीवीसी, तो पॉलीथीन या पीवीसी एक तो सॉफ्ट होता है, ध्यान रखिएगा, पॉलीथीन सॉफ्ट होता है ना, यानी कि कठोर कम होता है और नरम होता है। इसे आसानी से पैकेजिंग में यूज कर सकते हैं, ढाल सकते हैं उसमें अलग अलग रूप में, ठीक है। तो ये कौन सा होगा भाई, थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक होगा ना, ऑप्शन आपका सेकंड इसमें करेक्ट आंसर होगा, जो नरम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 99। 99 नंबर का आंसर क्या होगा, रेफ्रिजरेटर, यानी कि आपका जो फ्रीज, हम लोग फ्रीज बोलते हैं ना, शॉर्ट में फ्रीज बोलते हैं, देखिए रेफ्रिजरेटर, यानी कि हिंदी बोलते हैं प्रशीतक, वातानुकूलक एसी, ठीक है, तथा एरोसोल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले कौन सा रासायन वायु प्रदूषक होते हैं। भाई ये बहुत आप लोगों ने रील भी बहुत देख चुके होंगे, एसी से या फिर फ्रिज से कौन सी गैस निकलती है भैया, जो प्रदूषण के लिए उत्तरदायित्व है, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफ्लोरो, सीएफसी होता है, आप सभी को पता होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि सीएफसी, ठीक है, सीएफसी होता है। क्लियर हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या, जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाली प्रवृत्ति को क्या कहती है। जैविक पद्धति में आंतरिक पर्यावरण में परिवर्तन का प्रतिरोध करने वाले, भाई समदापी, असहभोजिता या समस्थापन या फिर सहज, बताइए क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर क्या होगा, 100 का। आंतरिक वातावरण बनाए रखने के लिए परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहती है भाई, समस्थापन कहती है ना, समस्थापन, यहाँ आगे मात्रा होगा समस्थापन, ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 101। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है, विद्युत रोधी में, मंदक में, अर्धचालक में या चालक में। देखिए एक तो आपका जर्मेनियम हो गया, और दूसरा आपके होता है सिलिकॉन, क्या होता है, सिलिकॉन। ये दोनों ही ना, ये दोनों ही आपके प्रमुख क्या है, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर, ऑप्शन आपका थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 103। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, कनाडा की ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ता ने डैश फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया, अग्निरोधी, भूकंपरोधी, बाढ़ रोधी या फिर बर्फ प्रतिरोधक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 103 का आंसर क्या होगा। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने भूकंप रोधी, क्या भूकंप रोधी फाइबर प्रबलित कंक्रीट विकसित किया, ठीक है, ऑप्शन आपके इसमें सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स का कुछ क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, उधर अक्टूबर नवंबर 2023 से स्टडी करिए करंट अफेयर्स का, और इधर आपके सितंबर तक का, इसके बीच में आपके करंट अफेयर्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर का आंसर कमेंट करिए। सोफिया नामक रोबोट को नागरिकता देने वाला पहला देश, सोफिया नामक क्या रोबोट है ना एक, इसको नागरिकता देने वाला पहला देश कौन सा, सऊदी अरब, उत्तर कोरिया, ईरान या फिर जापान। ये देखिए आजकल आप लोग मोबाइल में बहुत चलाते हैं, रील वगैरह बहुत आ जाती है, कहाँ भाई, सऊदी अरब में दिया गया, ठीक है, सऊदी अरब में नागरिकता दिया गया सोफिया नामक रोबोट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी फसल एक अखाद्य फसल है, अखाद्य मतलब खाद्य फसल नहीं। कॉफी, देखिए कॉफी जो है आपके खाद्य फसल है, बिल्कुल, तिलहन ये भी है, गन्ना ये भी है, रेशा नहीं है, रेशे से भाई आपके क्लॉथ वगैरह बनते हैं, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 106 नंबर। 106 नंबर क्या, सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था को शामिल नहीं किया जाता है। बहुत भाई कौन सी अवस्था को, मुख्यतः हम लोग क्या जानते हैं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, छोटे क्लास में पढ़ते हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कौन सी, ठोस, गैसीय, द्रव, तो ना कोलाइडल नहीं पढ़ते हो ना, ये तो आपका अपर क्लास में। तो ये सी को हमें सामान्यतः पूछा, तो सामान्यतः आपके तीनों हो जाएंगे, ये वाला नहीं होगा, आपसे नहीं वाला ही पूछा, ठीक है।
सामान्यतः पदार्थ की अवस्था के भौतिक वर्गीकरण आपके ठोस, गैसीय और द्रव अवस्था में शामिल किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 107 नंबर। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा किस पार्श्व गायक को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाएगा नहीं, यहाँ पर सम्मानित किया गया। जाकिर हुसैन, अहमद अली खान, या AR रहमान, या फिर सुरेश वाडकर। बताइए क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर क्या होगा। 107 का आंसर लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 सम्मानित किसी किया गया, सुरेश वाडकर जी को। ऑप्शन आपके इसमें 4 नंबर करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आपका आंसर होगा सुरेश वाडकर। सुरेश वाडकर जी को जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। क्लियर है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 108। पृथ्वी और इसके भू लक्षणों तथा निवासियों का अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं। पृथ्वी का अध्ययन करने वाले और भू लक्षणों का अध्ययन करने वाले को क्या कहते हैं। इतिहासकार, कृषक, भूगोलवेत्ता, या फिर जीवनी लेखक। सिंपल से आंसर है, आप सभी लोगों को क्लियर है भाई। कौन सा का भूगोलवेत्ता कहेंगे ना, भूगोल, पृथ्वी का अध्ययन करना है भूगोलवेत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 109 नंबर। लाला लाजपत राय डैश के निवासी थे। कहाँ के थे। उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, पश्चिम बंगाल की, या आंध्र प्रदेश के। लाला लाजपत राय जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किए थे और ये लाठीचार्ज हुआ था इनके ऊपर, जिससे इनको वीरगति प्राप्त हुआ था। तो लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे। पंजाब के। ठीक है, इन्हें दूसरे और एक नाम से जानते हैं, पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 110 नंबर। देखिए 110 नंबर आपसे क्या पूछा है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ द्वारा स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाला ग्राम का नाम। गोवर्धन इको ग्राम, ये गोपीनाथ इको ग्राम, कल्याणी ग्राम, या फिर सजन प्रकृति ग्राम। बताइए क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत, ठीक है, ये संघ द्वारा जो है स्थापित ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड जीतने वाले ग्राम का नाम आपसे पूछा है। तो ध्यान रखिए, ये महाराष्ट्र के, कहाँ के, महाराष्ट्र के पालघर, महाराष्ट्र के पालघर का एक गांव है। महाराष्ट्र के पालघर का गांव कौन सा है। गोवर्धन इको ग्राम, गोवर्धन इको ग्राम इसे सम्मानित किया गया ग्रीन प्लेटिनम अवार्ड से। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 111 नंबर। 111 नंबर आपसे पूछा है, किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। सिंपल सी है आप सभी लोगों भाई, किस खिलाड़ी ने जो है विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी भाई आपका सिंपल से विराट कोहली नाम आएगा इसमें। विराट कोहली आपके 2023 वर्ल्ड कप में जो है 2023 वर्ल्ड कप में जो है इन्हें सचिन से भी ज्यादा रन एक विश्व कप संस्करण में बनाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 112। एमएस वर्ड का एक उदाहरण है कंप्लायर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, या ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस वर्ड क्या है भैया। एमएस वर्ड क्वेश्चन नंबर 112। देखिए आपके कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। एमएस वर्ड क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर हमारा 113 नंबर। विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन मिश्रण का गुणधर्म नहीं है, गुणधर्म नहीं है। देखिए नेगेटिव वाले क्वेश्चन में बेस्ट ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, तो रीडिंग जो है थोड़ा केयरफुली करेंगे। मिश्रण के एक घटक अपने गुणधर्मों को बनाए रखते हैं, मिश्रण के घटक अपने गुणधर्म को बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। भौतिक विधियां द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है। भैया भाई मिश्रण में गुणधर्म तो रहते लेकिन उन्हें विधियां, भौतिक विधियों द्वारा अलग पृथक कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं कि भौतिक विधि से अलग करेंगे, तो गलत है। इसकी संरचना निश्चित है, बिल्कुल। इसके निर्माण दो या अधिक घटकों या यौगिकों के द्वारा होता है, दो या दो से अधिक घटकों से होता है, या दो या दो से अधिक तत्वों से होता है, बिल्कुल सही है। तो आपका नेगेटिव वाला यही हो जाएगा, भौतिक विधियों द्वारा इसे पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन हो गया सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे 114 नंबर क्वेश्चन में। आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजातियों के वर्गीकरण में डैश प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। कौन से, दुर्बल एवं नाजुक वाले को, या फिर संकटपन्न, या फिर हानिकारक वाले, या फिर देखिए आईयूसीएन के संकटग्रस्त प्रजाति जिसे रेड डाटा बुक भी कहते हैं, रेड डेटा बुक में लिखा जाता है। रेड डेटा बुक में देखिए दुर्बल और नाजुक प्राणी को बिल्कुल, संकटपन्न ये भी विलुप्त प्रजाति, इनको अभी एक डेटा होता है, ये रेड डाटा बुक में शामिल किया जाता है। किसे शामिल नहीं किए जाते, हानिकारक। तो ठीक है, ऑप्शन आपका थर्ड इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 115 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष डैश में की गई थी। कब किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, 1955 में, 56 में, या फिर आपके 54 में, या फिर 53 में। बताए क्वेश्चन नंबर आपके 115 का आंसर क्या होगा। 115 का आंसर कमेंट करिए।
लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की बात करें, इसकी स्थापना जो आपके 1953 में हुआ था, 1953 में हुआ था, 1953 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 116 नंबर। क्या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात करता है? अनुच्छेद 40, 48, 43 या फिर अनुच्छेद 39 ए। देखिए राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और आपके भाग पूछे तो भाग आपके 4, भाग आपके इसमें भाग आपके 4 ए में है, ठीक है, भाग आपके 4 में है, भाग आपके 4 में है। और ये जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा, आयरलैंड से लिया गया। तो इसमें आपको पूछा ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई, तो ये आपके अनुच्छेद 40 में, किसमें? अनुच्छेद 40 में। तो ऑप्शन इसमें पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 117 नंबर। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना डैश में आयोजित की गई थी? 1956 में, 1953 में, 51 में या फिर 48 में? देखिए स्वतंत्र भारत की पूछे, अगर हम पूछे भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश थे उस समय 1872 में हुआ था। किसने किया था? लॉर्ड मेयो ने किया था, लॉर्ड मेयो ने करवाए थे, ठीक है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की बात करते हैं तो 1951 कब हुआ था? 1951, 1951 में किया गया था, ठीक है। और प्रत्येक 10 साल में जो है जनगणना की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 118 नंबर। 118 नंबर क्या है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है 68 से 212 के बीच में, या 198 से 220 के बीच में, या 112 से 175 के बीच में, या फिर 134 से 198 में? बताइए क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर क्या होगा? संविधान के भाग 6 में, ठीक है, भाग किसमें? भाग 6 में अनुच्छेद आपके 168 से 212, ध्यान रखिएगा, 168 से 212 जो है राज्य विधानमंडल के घटकों से संबंधित है। क्लियर है? चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 119 नंबर क्या? बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की? भाई एक क्वेश्चन तो यही क्लियर हो रहा है, बाणभट्ट ने किसकी रचना की? हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया था, ठीक है। और किस भाषा में किए थे? संस्कृत, पाली, तमिल या फिर प्राकृत? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर क्या होगा? देखिए इसमें आपका आंसर होगा संस्कृत। किस भाषा में किए थे? संस्कृत में। ऑप्शन आपका पहला जो करेक्ट आंसर होगा। बाणभट्ट जो है किसके? हर्ष के दरबारी कवि थे, इन्होंने हर्षचरित की रचना की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा 120 नंबर, ये आपका अंतिम क्वेश्चन होंगे। मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? ज्योतिराव फूले जी, या फिर महात्मा गांधी जी, श्री नारायण गुरु, या फिर डॉक्टर राजेंद्र? मानवता के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? श्री नारायण गुरु जी ने, ठीक है। ऑप्शन आपके इसमें थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?